शिक्षक बंधुओं नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पे। आज मैं पुनः आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि शिक्षण संग्रह पर है। शिक्षण संग्रह के यहाँ पर हमने भाग 1 में 25 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि विभिन्न जो जनपद हैं उनके विकास खंडों में ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार के 3 वीडियो होंगे और बेहद इम्पोर्टेंट होंगे, जिन्हें पढ़ करके आपको शिक्षण संग्रह पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो शिक्षक साथियों, हमारा यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? 4 भाग, 5 भाग या फिर 6 भाग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा 6 भाग। आधारशिला और शिक्षण संग्रह में 6 भाग होते हैं, जबकि ध्यानाकर्षण में 4 भाग होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, बेसिक शिक्षा में शैक्षिक व्यवस्था को सुधारने के लिए विकसित की गई हस्त पुस्तिकाएं कौन सी हैं? आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह या उपर्युक्त सभी? सभी साथियों को पता है कि विभाग के द्वारा 3 पुस्तकें सभी को दी गई हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह। इसलिए यहाँ से हमारा जो उत्तर है वो लास्ट वाले यानी डी होगा। अब मैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षक को शिक्षण योजना निर्माण के लिए किस मॉड्यूल में मदद मिलेगी? आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह या इनमें से कोई नहीं? इसका भी आंसर पता होगा। सही आंसर होगा शिक्षण संग्रह, क्योंकि शिक्षण संग्रह के ही अंतर्गत हमारी डायरी, हमारे टीएलएम, हर चीज़ की व्यवस्था जो भी बाह्य है कैसी होनी चाहिए, ये सब इसी मॉड्यूल में बताया गया है। चलिए बढ़ता हूँ आज के अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण संग्रह का विकास किया गया है शिक्षकों की आवश्यकताओं, उनके कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाओं के दृष्टिगत, शिक्षकों के सम्मान के दृष्टिगत, शिक्षकों को अपने कार्य में व्यस्त रखने के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब हमारा है कि शिक्षकों की आवश्यकताओं, उनके कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए। इसलिए यहाँ पर हमारा जो तीसरा मॉड्यूल है शिक्षण संग्रह, जिसका विकास किया गया, इसमें शिक्षण संग्रह की प्रभावी जो सीढ़ी है कैसे सिखाया जाए, सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है कि शिक्षण संग्रह के प्रथम भाग में क्या वर्णित है? चूँकि इसमें 6 भाग हैं, तो 6 भाग में जो पहला भाग है वो फाउंडेशन लर्निंग का है, या शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता है, या फिर कक्षा 1 व 2 के स्तर पर रोचक तरीके की गतिविधियां दी गई हैं, या फिर विद्यालय नेतृत्व है। सभी को पता है, कोई भी भाग उठाते हैं जो सबसे पहला भाग होता है वो यही होता है कि उसकी अवधारणा क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पर भी इसका सही जवाब आपका बी वाला होगा कि शिक्षण संग्रह की अवधारणा क्या है और इसकी हमारे लिए आवश्यकता क्या है, इसके लिए इसे बनाया गया है। चलिए अब बढ़ता हूं साथियों अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण संग्रह के भाग 5 की विषय वस्तु क्या है? यानी जिस प्रकार से भाग 1 आपने देखा कि अवधारणा और आवश्यकता पर बल देता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें विद्यालय नेतृत्व है, या व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना है, सीखने के लिए आकलन है, या शिक्षण संग्रह की आवश्यकता एवं अवधारणा। ये तो पहला है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा विद्यालय नेतृत्व, यानी भाग 5 में वर्णित किया गया है। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है। शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का विद्यालय में प्रयोग का अनुश्रवण कौन करता है? यानी कौन करेगा या कौन करता है? हमारे बीईओ, या फिर एसआरजी, या फिर एआरपी, या फिर ये तीनों? बिल्कुल सही जवाब होगा उपयुक्त तीनों। क्यों?
क्योंकि जो हमारा शिक्षण संग्रह की जो गतिविधियां हैं, विद्यालय में जो प्रयोग होंगे उनका अनुश्रवण करने के लिए बीईओ को भी लगाया गया है, एसआरजी को भी लगाया गया है और एआरपी को भी इस कार्य में लगाया गया है, जो कि इनका असेसमेंट वगैरह करेंगे। इसलिए यहाँ से ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही है। शायद आप लोग सही वीडियो देख रहे हैं, इसमें आपको हर चीज मिलने वाली है, कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। अगला प्रश्न, प्रोफेसर एन के जंगीरा की लिखित पुस्तक कौन सी है? प्रभावी शिक्षक, रिपब्लिक, आदर्श शिक्षक, उपरोक्त सभी। जी हाँ, तो यहां पर हमारा पहला जो ऑप्शन है प्रभावी शिक्षक, उस पर प्रोफेसर एन के जंगीरा की पुस्तक लिखी गई है और इसी पुस्तक से प्रेरित होकर के हमारी जो 26 सीढ़ियां हैं उनको बताया गया। मैं आगे इनका भी उल्लेख करूंगा। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को शिक्षण संग्रह के किस भाग में वर्णित किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 6? तो यहां पर जो हमारा प्रश्न है और इसका क्या आंसर होगा, आप लोग अगर शिक्षण संग्रह पढ़े होंगे तो उसमें जो दूसरा भाग है उस दूसरे भाग में जो है हमारी शिक्षण की जो सीढ़ी है उसका उल्लेख किया गया है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कितने तरीके हैं या कितने तरीके दिए गए हैं? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। ए 24, ऑप्शन बी में 25 या फिर 26 या फिर 27। तो इसका सही जवाब होगा 26। जो हमारे ए बी सी डी से मतलब जो हमारे अक्षर हैं ए टू जेड, उन पे 26 जो है शिक्षण की सीढ़ी बताई गई है, उनका उल्लेख भी आगे आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को सरल एवं बाल केंद्रित बनाने हेतु स्थायी अधिगम हेतु अंग्रेजी के 26 अक्षरों को किस तरह प्रयोग किया गया है? प्रश्न जो पिछला था उसी को दूसरे ढंग से पूछा गया है, तो इसका भी सही जवाब आपका कौन सा होगा? ए वाला, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह से। चलिए अब मैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न हमारा 12वां है। प्रभावी शिक्षण में शिक्षा का प्रकार क्या होना चाहिए? मतलब अगर प्रभावी शिक्षण करना है तो बाल केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, विद्यालय केंद्रित होनी चाहिए या पाठ्यक्रम केंद्रित होनी चाहिए? सभी को पता है इन सभी का प्रयोग किया जा चुका है। पहले शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी, लेकिन अगर प्रभावी शिक्षण कराना है तो इसके लिए शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित ही होनी चाहिए। इसलिए यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा का माहौल होना चाहिए दंडात्मक, आनंददायी, शोरगुलपूर्ण या अनुशासित? तो देखिए अनुशासन पर भी देखा गया तो प्रभावी शिक्षण नहीं मिला, शोरगुल से भी नहीं मिलेगा और दंडात्मक तो बंद ही कर दिया गया है। तो इसलिए यहाँ से आपका बचता है अब आनंददायी, यानी अपने क्लास का जो माहौल है वो आनंददायी और बाल केंद्रित होना चाहिए, जिससे आपको लर्निंग आउटकम अच्छा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या आगे यानी 14 की ओर। अधिगम पत्रिका संबंधित है ध्यानाकर्षण से, आधारशिला से, निष्ठा से या प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी से? तो इसका भी सही हमारा प्रश्न होगा, वो होगा डी, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो अधिगम पत्रिका है वो उन दोनों से आप ध्यान रखिएगा कि ध्यानाकर्षण, आधारशिला और निष्ठा इन तीनों से संबंधित नहीं है और ये आपका प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी से। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अधिगम पत्रिका लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यानी जो अधिगम पत्रिका वो कौन लिखेगा? प्रधानाध्यापक लिखेगा, बच्चों को लिखना है या शिक्षकों को
प्रोत्साहित करना या फिर उपरोक्त सभी को। तो इसको बहुत सोच समझ के आंसर आपको देना है। अगर आप शिक्षण संग्रह पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बच्चों के लिए बात करी गई है, तो यहाँ से ऑप्शन जो बी है वो निकल के आएगा, बच्चों को, यानी शिक्षण अधिगम पत्रिका लिखने के लिए बच्चों को जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथियों, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। सारे प्रश्न आपको शिक्षण संग्रह पर आधारित बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी है, इसे पढ़ करके आप 100% कोई भी प्रश्न आए उसका आप आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में जी का क्या आश्रय है? सक्रिय भागीदारी, कार्य प्रदर्शन, लक्ष्य निर्धारण, प्रतिपुष्टि। तो इसके लिए सही आंसर आपका जी का मतलब है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग अगर आप इसको हिंदी में देखेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा लक्ष्य निर्धारण, अर्थात ऑप्शन आपका सी जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में A to Z में लेटर ए क्या प्रदर्शित करता है? एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, एक्टिविटीज़, एक्शन, रिसर्च या फिर एप्लीकेशन। तो अगर आप जब शिक्षण संग्रह की सीढ़ी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से समझ में आएगा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल सही होगा, तो यहाँ से अपना ऑप्शन ए लगा लेंगे। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और जो सभी जिलों में कहीं न कहीं आए हैं उन्हीं प्रश्नों का यहाँ पे समावेश किया गया है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगर अगला प्रश्न हमारा है, शिक्षण योजना के रूप में कुल बिंदुओं की संख्या कितनी है? 4 या फिर 5 या फिर 6 या फिर 7? कई कई बुकों में आपको 7 दिखेंगे, लेकिन अगर आप इसको शिक्षण संग्रह की दृष्टि से जो हमारी पुस्तक है उसमें देखेंगे तो वहाँ पर शिक्षण योजना के रूप में आपको मुख्यतः 6 बिंदु नज़र आएंगे। इसलिए यहाँ से जो ऑप्शन आपका सी वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षण योजना का आधार क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, या जो हमारी पुस्तक कहती है उसके अनुसार क्या होना चाहिए? कि लर्निंग आउटकम के आधार पे, या कक्षा शिक्षण के आधार पे, या फिर पाठ्य वस्तु के आधार पर, या कोर्स को पूरा कराने वाला? तो शिक्षण योजना का एक ही मात्र उद्देश्य होता है, वो होता है किसी भी तरीके से लर्निंग आउटकम प्राप्त करना, अर्थात यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न 20 की ओर। पाठ्य योजना से पढ़ाने का क्या फ़ायदा होता है? तो यानी अगर हम पाठ्य योजना का सहारा लेते हैं तो हमें कौन सा फ़ायदा मिलेगा? सीखने सिखाने की प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से चलती है, बच्चे निर्धारित लर्निंग आउटकम हासिल कर लेते हैं, कक्षा का माहौल रुचिकर होता है, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। सीखने सिखाने के लिए जो हमारी पाठ्य योजना होती है, जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं, इनके आधार पर रुचिकर भी बनता है क्योंकि टीचर अपनी योजना को बना के पढ़ाता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षण योजना बनाते समय क्या ध्यान रखेंगे? बालक का वर्तमान अधिगम स्तर एवं पूर्व ज्ञान, बालक की आयु, एक पाठ को कम से कम 2 वादन में समाप्त करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक हमें बच्चे का वर्तमान अधिगम स्तर और पूर्व ज्ञान नहीं पता होगा हम शिक्षण योजना नहीं बना सकते। और शिक्षण योजना बनाते समय बालक की आयु बिल्कुल ध्यान में रखना है और कम से कम किसी भी पाठ को जो है वो 2 वादन में पढ़ाना चाहिए, जिससे उसका रिवीजन वगैरह हर चीज़ हो जानी चाहिए। चलिए अब मैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है 22वां, शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर है लर्निंग आउटकम, विशिष्ट उद्देश्य, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, गृह कार्य। तो यहाँ पर 22वां प्रश्न आपका पाठ्य योजना में एक विशिष्ट उद्देश्य हुआ करता था, वो अब शिक्षण योजना में नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है उसे आप हटा देंगे, यानी शिक्षण योजना के प्रारूप में विशिष्ट उद्देश्य जो है वो सम्मिलित आपके नहीं है, जबकि वो आपके पाठ्य योजना में सम्मिलित हुआ करते थे।
अगला प्रश्न है, शिक्षक डायरी क्या है? एक, स्वमार्गदर्शिका, प्रकरण की सूची, मात्र एक अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ए, स्वमार्गदर्शिका, क्योंकि इसके पहले आप शिक्षक डायरी के बारे में देख चुके हैं कि ये आप जो एक शिक्षक है उसके लिए एक ऐसा अभिलेख है जो उसके पूरी साल की कार्य योजना, उसके पढ़ाने का ढंग, उसकी लर्निंग आउटकम्स के लिए उसने क्या क्या योजनाएं बनाई, कौन कौन से उसने उदाहरण प्रस्तुत किए, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो वो एक स्वमार्गदर्शिका ही है, जैसा कि इसे शिक्षण संग्रह में बताया गया है। चलिए, आज का हमारा अगला प्रश्न है 24, शिक्षक डायरी के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो इसका सही जवाब हो गया कि इसके 5 भाग होते हैं। इसका मुख्य पृष्ठ होता है, विस्तृत विवरण सहित शिक्षण योजना का प्रारूप होता है, और आपका जो है इसमें 10 पन्ने अतिरिक्त लगे होते हैं। दूसरा, शिक्षण योजना का प्रारूप 100 पन्ने के रूप में दिया जाता है। और अगला है कि जो है शिक्षक जो है किए गए उनके कार्यों का जो है उस पर विवरण रहता है, और साप्ताहिक जो चीज़ें वो करता है उसका इसमें लिखा रहता है। तो कुल मिला के उसके 5 भाग होते हैं, वो आपको याद रखना है। चलिए, अब मैं बढ़ता हूँ अगले और आज के अंतिम प्रश्न पे। शिक्षक डायरी का संबंध है बच्चों से, पाठ्य योजना से, समय सारणी से, या शिक्षक के पूरे सत्र तक व्यवस्थित शिक्षण योजना से। अगर इसमें कुछ अन्य ऑप्शंस होते तो आप इधर उधर कर सकते थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जो सही जवाब वो होगा आपका डी वाला, शिक्षक के पूरे सत्र का व्यवस्थित शिक्षण योजना से। तो आपको ये हमारे आज के प्रश्न कैसे लगे, इसके बारे में आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।